आज के भारत में हमें गोडसे प्रेमी क्यों देखने मिल रहा है और बहुत भारी तादाद में, एंड दे आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट. व्हाट इज इट दैट गॉट अस हियर? मुझे लगता है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, एक रात में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ. इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है कि जिन शक्तियों ने राजनीतिक शक्तियों ने गोडसे को जन्म दिया, जिन विचारधाराओं ने गोडसे को जन्म दिया, जिसके कि आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ, उसके बाद बीजेपी, ये सारे उसी विचारधारा के अंदर पनपे हैं. वो विचारधारा मरी नहीं थी. गांधी जी के हत्या के बाद भी ये जो विचारधारा थी और ये जो लोग थे, ये एक तरह अंडरग्राउंड डोरमेंट हो गए थे काफी सालों के लिए. खासकर नेहरू पीरियड में, जब गांधी जी के असैसिनेशन के बाद बैन लगाया गया आरएसएस पे, और उससे भी ज़्यादा जिस तरह का अभियान चलाया गया हमारे देश में नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, कि ये शक्तियाँ जो हैं ये हमारे देश के लिए हानिकारक हैं. तो उन दिनों में जब लगता था कि ये बहुत बड़ा खतरा है, खास करके गांधी जी की हत्या के बाद तो लोगों को लगा कि बहुत बड़ा खतरा है, तो हमारा जो रवैया था देश का वो ये था कि नहीं, एक तरह से ये लोग, इन लोगों को हमने राजनीतिक तौर पे अनटचेबल करार कर दिया कि ये हमारे देश के लिए हानिकारक है. ये सोच, चाहे वो सोच मुस्लिम लीग में हो, चाहे सिख हो, अकाली में हो, या किसी में भी हो, ये जो सांप्रदायिक सोच है ये हमारे देश को, विभाजन एक बारी तो हो गया, अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके खिलाफ सख्त एक नीति अपनानी पड़ेगी. और पहला जो हमारा इलेक्शन था 51-52 का, उसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे को मेन मुद्दा बनाया कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ है, ये एक सांप्रदायिक देश बनेगा या एक सेक्युलर देश बनेगा, धर्मनिरपेक्ष और डेमोक्रेटिक देश बनेगा. और आपको मालूम ही है कि वो पहले हमारा जो चुनाव था पहला, उसमें बहुत बुरी तरह से इन शक्तियों की हार हुई. पूरे हिंदुस्तान में उनको सिर्फ 10 सीट मिले. सारी जो ये शक्तियाँ इकट्ठी थी, छोटी छोटी पार्टीज थी, हिंदू महासभा थी, राम परिषद, ये वो, और 6% वोट मिला. और ये पार्टीशन के बाद की कहानी मैं आपको बता रही हूँ. तो इसका मतलब ये था कि हमने इनके खिलाफ लड़ा. पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जैसे हमको लगने लगा कि हाँ, अब ये हमने एक तरह से जीत पा ली है, तो हम सतर्क जितना हमें रहना चाहिए था हम नहीं रहे. फिर मुझे लगता है कि जब ये इंदिरा गांधी का समय आया, तो वहाँ पे एक जो जेपी मूवमेंट हुआ इमरजेंसी से पहले, जिसके नतीजे से एक तरह से इमरजेंसी भी लगी, उसमें फिर से इन शक्तियों को एक नई जिंदगी मिली. क्योंकि वो जो एंटी इंदिरा गांधी जो मूवमेंट था जेपी के नेतृत्व में, उसका एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि वो आरएसएस के ऊपर उन्होंने रिलाई किया और उन्होंने आरएसएस के काडर का इस्तेमाल किया अपने के लिए, और इस कारण वो एक तरह से उनको रिस्पेक्टेबिलिटी भी मिलनी शुरू हो गई. फिर लंबी कहानी चलती रही, फिर राम जन्मभूमि वाला दौर आया, और वहां से तो फिर ये एक तरह से वापस फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं कि 90s से ये लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर से आए. बाबरी मस्जिद का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हम लोगों को कॉम्बैट करना चाहिए था हर लेवल पे, शिक्षा के लेवल पे, स्कूल शिक्षा के लेवल पे, आम पॉपुलर जो फॉर्म्स है, थिएटर, आर्ट, फिल्म, हर लेवल पे हमें इन शक्तियों को कॉम्बैट करना जरूरी था. पर हम कहीं पे थोड़े वो हो गए कि ये हमारा ये था कि अब ये पुरानी बात हो गई है, अब हमको इतना कोई डरने की बात नहीं है, कोई एक वो पार्टीशन का उस टाइप का खतरा नहीं है, वो डिवाइसिव इनका इतना नहीं है. पर इनका ये था कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड रहे, और खासकर जो कोर है इनका आरएसएस का, पॉलिटिकल पार्टी की शेप तो बदलती रही. पहले हिंदू महासभा थी, गांधी जी के असैसिनेशन के बाद वो डीलेजिटिमाइज हो गई, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया और नई पार्टी बनाई जनसंघ. फिर जनसंघ डिसॉल्व हो गई क्योंकि इमरजेंसी के बाद एक प्रेशर था कि आप आरएसएस से अपना नाता तोड़ो, क्योंकि जनता पार्टी में ये लोग शामिल हो गए थे. तो उसके बाद फिर एक नई पार्टी बीजेपी जो है वो बनी. तो ये फॉर्म बदलते रहे,
जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो ओपन पॉलिटिकल पार्टी थी, पर आरएसएस का जो एक कोर था जो कि आइडियोलॉजिकल, जिसका के पूरा एम्फसिस रहा, वो तो कांस्टेंट रहा पूरे पीरियड में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हम इस सिचुएशन में पहुंच गए। 1998 से तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में आए, और एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये फोर्सेस जब पावर में आते हैं, खासकर सेंट्रल लेवल पे जब पावर में आते हैं, तो वो अपने स्टेट पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ पावर में रहने के लिए, पावर के सेक के लिए नहीं। हालांकि मुझे लगता है अब काफी बदलाव आ गया है उस लेवल पे भी, क्योंकि बहुत साल पावर में रहने के बाद सबको पावर अच्छा लगना शुरू हो भी जाता है थोड़ा बहुत। पर फिर भी इनकी एक, मुझे लगता है कि खासियत है जिसको समझना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि इनके आइडियाज नेगेटिव हैं, उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कि ये अपने जो पावर का इस्तेमाल है बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए करते हैं। जैसे कि हाल ही में आप देख लीजिए कि पिछले कुछ 4-5 साल में कितने ऑर्गेनाइज तरीके से फिल्में आ रही हैं। भी ऐसे तो नहीं आ रही ना। ये तो है नहीं कि पिछले 75 साल से हिंदुस्तान में जो प्राइवेट फिल्म मेकर है उसको कभी ख्याल नहीं आया कि कश्मीर फाइल टाइप का मूवी बनाऊं या केरला स्टोरी का। पर ये क्लियर है कि ये इनकरेज्ड है। मैं नहीं कह रही कि ये टू ऑर्डर बनी है, पर एक इनकरेजमेंट कहीं पे अभी जो सारा कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में ये हुआ, ये फिल्म को लेके, छावा को लेके, अब क्लियर है कि उसको पूरा कैबिनेट इकट्ठा देखने के लिए जाते हैं। पहले बीच में कुछ साल पहले वो पद्मावत को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई, तो ये थीम जिस तरह की पिक करना जो पॉपुलर लेवल पे हॉस्टिलिटी बिटवीन कम्युनिटीज जो है उसको बढ़ाएं, ये बहुत फर्क है। देखो मैंने एक चीज कही थी, हालांकि मुझे लगता है मुझे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए कि पॉपुलर लेवल पे हमने कॉम्बैट नहीं किया। 50s, 60s, 70s के दौरान में तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी, मुझे मानना पड़ेगा कि वो आइडियोलॉजिकली उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। चाहे वो राज कपूर के दौर की फिल्में आप देख लीजिए उस जमाने की, या इवन अमर अकबर एंटनी टाइप की फिल्में आप देख लीजिए, तो एक पॉपुलर लेवल पे ये जो था कि अलग अलग धर्म के लोग जो है साथ रहना एक अच्छा आइडियल है। ये पॉपुलर लेवल पे ये चीजें फैलाती थी। और फिर दूसरा, लोगों के मुद्दे के ऊपर फिल्में बनती थी, 2 बीघा जमीन हो या वर्किंग क्लास के जो इश्यूज हैं। इवन अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, एक तरह से जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका जो गुस्सा है सिस्टम के अगेंस्ट, उसको दिखाती थी। मिलकर हीरो होता था, तो बिजनेसमैन विलेन होता था। तो अब तो बिल्कुल उल्टा है। तो कई लेवल्स पे ये जो चीजें हैं, तो गोडसे एक तरह से सिंबल है जो इस पूरी आइडियोलॉजी और पूरी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। मैं हमेशा गोडसे को एक तरह से एक एग्जाम्पल की तरह ही समझना चाहती हूँ कि वो ठीक है, वो एक इंडिविजुअल था, वो कोई भी हो सकता था। जब सोसाइटी में इस तरह की सोच जो है वो परवेसिव हो जाती है, वो फैल जाती है, तो कोई भी विलन बन जाएगा। कोई भी जिसका कोई साइकोलॉजिकल हो, कुछ भी हो, मौका हो, वो एक परपिट्रेटर बन सकता है। इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है जो एक एक्ट, वन सिंगल एक्ट ऑफ वायलेंस है, वो ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी सोसाइटी में जो सोच जो फैलती है, और उस एक्ट के थ्रू भी उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो सोच फैलती है। क्योंकि कुछ लोग उसको हीरो मानने लगते हैं, करेक्ट, कि उसने सैक्रिफाइस किया, देखिए अपनी जान दे दी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि इसको ब्रॉडन करके समझने की बहुत जरूरत है। दुख की बात तो है ही, इसमें तो है ही कि कोई एमपी है जो गोडसे को तारीफ करती है, और वो अभी भी एमपी, अब तो नहीं है, खैर हार गई हैं, पर रही पूरा, पर उनको प्रधानमंत्री ने मन से माफ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल।